हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 27 सितंबर को आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए ऑलरेडी हमने आपको 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर, इवन पिछले साल का पीवाईक्यू, ये भी आपको सॉल्व करके समझा दिया है। लेकिन आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों सैंपल पेपर नंबर 5 को लेकर। तो लीजिए, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करते हुए आपकी ही डिमांड पे हम सैंपल पेपर 5 को ले आए हैं, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्यूशन के साथ में समझाने वाला हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों। हमने आपकी तैयारी के लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, एक डिमांड थी सैंपल पेपर 5 की, तो लीजिए वो भी पूरी कर दी आपकी। देखो बच्चों, पेपर का पैटर्न समझेंगे। 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का आएगा, 11 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन पेपर में रहेंगे। सेक्शन ए रहेगा बच्चों आपका रीडिंग का 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर का रहेगा 20 मार्क्स का, और सेक्शन सी लिटरेचर 40 मार्क्स का। अब देखो, जो क्वेश्चन 1 है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। ये जो हमारी वीडियो है, ये 5वें पेपर के पार्ट 1 की वीडियो होगी, जिसके अंदर आपको मैं केवल और केवल सेक्शन बी बताऊंगा। लेकिन ये सेक्शन आपको मैं बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा, जिससे कि आपके राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसका फॉर्मेट, ठीक है, उसके लिए जरूरी क्वेश्चंस क्या है ये भी पता चल जाएगा। ग्रामर को करना कैसे ये भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो नो डाउट ये वीडियो आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो बच्चों आपका, तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। आपका एक लाइक, ठीक है, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, लाइक जरूर करें हमारे मोटिवेशन को ऐसे और बढ़ाते रहने के लिए। साथ ही शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं पेपर 5 के पार्ट 1 की वीडियो को। तैयार हो बच्चों सेक्शन बी समझने के लिए? तो चलिए शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे शुरू हुआ था। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पैसेज वाला था। कुछ 300 से 400 वर्ड का आपका पैसेज होगा, उससे संबंधित आपसे एमसीक्यूज और 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका केस बेस्ड पैसेज होगा 10 नंबर का, इससे भी आपके क्वेश्चन होंगे, लेकिन केस बेस्ड, कोई डेटा, कोई पैराग्राफ, कोई इमेज आपको दी जाएगी, ठीक है, और डेटा होगा। तो ये आपके एमसीक्यूज और 1 मार्क्स से क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो आर यू गाइस रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का, वो यहां से शुरू हो चुका है। ठीक है, अब सेक्शन बी में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कैसे कैसे एक बार पहले बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, एक आपके 2 टॉपिक है, किसी एक को आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4th में, एक तो आपकी रहेगी कि आपको ना स्टोरी कंप्लीट करना है, और दूसरा जो है ये आपकी रहेगी डायरी एंट्री। ठीक है, तो इन सभी की आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके अलावा आपके रिपोर्टेड स्पीच वगैरह हो गई, डिटर्मिनेंट्स हो गए, टेंस हो गए, ये भी आपको बताऊंगा। फिर फिलिंग ब्लैंक्स आपको कैसे भरने होते हैं, कैसे जो थर्ड फॉर्म वगैरह कैसे ये फाइंड करनी है, करेक्ट इनकरेक्ट कैसे आपको सही से फाइंड करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर जो हमारा बी है, इसके पहले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन 100 to 120 वर्ड्स, 5 मार्क्स का। तो क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है एवरीवन फेसेस चैलेंजेस इन लाइफ। दैट मींस कि क्या नाम है, हर व्यक्ति को जीवन में चुनौतियों का, चैलेंज का सामना करना पड़ता है। बट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू देम शेप्स आवर कैरेक्टर। लेकिन हम चुनौतियों के प्रति कैसे जवाब देते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारे जो कैरेक्टर है, ठीक है, चरित्र है, उसको आकार देता है। डिस्कस अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ओवरकमिंग अ चैलेंज एंड व्हाट यू लर्न। आपने कभी चुनौती का कोई सामना किया हो, ठीक है,
आप उससे कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे आपने उसको फेस किया और आपने क्या सीखा उससे, इस बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है और आपको उसका एक टाइटल देना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या बनना चाहिए? हमारा टॉपिक होगा बच्चों द स्ट्रेंथ टू ओवरकम चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति। ओके, जैसे कि एवरीवन फेसेस चैलेंजेस इन लाइफ बट ओवरकमिंग देम कैन लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड रिसाइलेंस। जीवन में चुनौतियों का सामना तो सबको करना पड़ता है, लेकिन उन पर काबू पाने अगर किसी व्यक्ति ने पा लिया तो वो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास भी करेगा और अच्छे से आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, आई एनकाउंटर्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज व्हेन आई स्ट्रगल्ड विद माय स्टडीज इन हाई स्कूल। जैसे अभी आप 9th क्लास में हो तो हम कह सकते हैं जूनियर स्कूल। ठीक है, जब मैं जूनियर स्कूल में था या थी या फिर हाई स्कूल में था तो मैं इस चुनौती का सामना कर रहा था पढ़ाई के मामले में। ठीक है, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यानी कि मैं खुद को बहुत ही ज्यादा परेशान महसूस कर रहा था। आई शॉट हेल्प फ्रॉम टीचर्स एंड फ्रेंड्स, मैंने शिक्षकों और दोस्तों से मदद मांगी। दे प्रोवाइडेड गाइडेंस एंड सपोर्ट हेल्पिंग मी डेवलप इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप अभी 9th क्लास में हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता है कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आप अपने जो सीनियर हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भैया आपने 10वीं में इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी, मुझे भी बता दो, तो वो बता देंगे। वो आपको गाइडेंस बताएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और आपकी हेल्प करेंगे अच्छे से अच्छी इफेक्टिव स्टडीज की हैबिट्स को बढ़ाने में। ठीक है, इसके अलावा आई लर्न टू मैनेज माई टाइम बेटर एंड फोकस ऑन माई वीकनेस। जब मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे बड़ों ने मुझे बताया कि कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, ठीक है, और अपनी कमजोरियों पे ध्यान देना चाहिए। एज आई वर्कड डिलाइटली, और मैंने एकदम आदर पूर्वक इसका सम्मान किया, यानी काम करना शुरू किया। आई बिगिन टू सी इंप्रूवमेंट्स इन माई ग्रेड्स, और मैंने देखा कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया टाइम से, एकदम टाइम मैनेज करके, तो मेरे जो ग्रेड्स थे ये इंप्रूवमेंट होने लगे। विच बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, इससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। अरे वाह, अब तो मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, है ना। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी द वैल्यू ऑफ प्रिजरेंस एंड सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, यानी कि इससे मुझे पता चला कि जब हमें किसी की मदद चाहिए तो हमें मदद जो है वो मांग लेनी चाहिए, ठीक है, और जरूरत पड़ने पे हमें उसकी मदद करनी भी चाहिए। चैलेंजेस में भी डाउटिंग बट फेसिंग देम हेड ऑन कैन लीड टू वैल्यूएबल लेसन्स एंड अचीवमेंट्स। चुनौतियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन उनका जब आप सामना करोगे तो डेफिनेटली वो आपको एक बहुत मूल्यवान सबक देखे जाएंगे और आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये है द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरकम चैलेंजेस की। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पिछले पेपर्स में बहुत सारे और भी करवा रखे हैं, जैसे कि पिछले पेपर में जो शाम को मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें बता रखा है कि अ डे इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बच्चे की लाइफ कैसी होती है, तो एज ए स्टूडेंट माय डे बिगिंस अर्ली विद द साउंड ऑफ अलार्म क्लॉक। एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे दिन की शुरुआत होती है अलार्म क्लॉक से। फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, अपना बैग पैक करता हूँ, बुक्स और लंच रखता हूँ, उसके बाद मैं खाता हूँ, फिर स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल में मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मेरी क्लास 8 बजे शुरू होती है, मैं मैथ, साइंस, इंग्लिश इन सभी को पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, जब लंच ब्रेक्स होते हैं तो हम एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, हंसते हैं, खूब मजे उड़ाते हैं और एक अच्छा वातावरण तैयार करते हैं। जब क्लास खत्म हो जाती है फिर हम घर आते हैं, मैं घर आके होमवर्क अपना पूरा करता हूँ, और फिर जब शाम हो जाती है, इवनिंग हो जाती है, तो या तो मैं स्पोर्ट्स खेलने चला जाता हूँ बाहर पार्क में, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो मैं घर पे बैठ के बुक पढ़ लेता हूँ। ऐसा ही मेरा डेली का रूटीन होता है, बस हो गया हमारा। इसके अलावा एक और टॉपिक करवाया मैंने आपको, कौन सा सर? ये देखो, बेनिफिट्स क्या होते हैं बच्चों बुक्स की रीडिंग के। तो रीडिंग बुक्स ऑफरिंग नंबरस बेनिफिट्स इन रिच आवर लाइव्स इन वेरियस वेज। तो बुक को पढ़ने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, एक नया विश्व हमारे लिए खुल जाता है, एक नई दुनिया हमारे लिए खुलती है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज मिलती है, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। साथ ही साथ इससे हमें अपने कल्चर के बारे में बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग पूरे वर्ल्ड को समझने की अच्छी होती है। साथ ही साथ बुक से हमारी जो वोकेबलरी है, जो लैंग्वेज स्किल है, ये बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। इसके अलावा और भी मैंने आपको करवाए हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखो, ये जो सोशल मीडिया है इसका हमारे कम्युनिकेशन पर
क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी आपको करवा रखा है मैंने। तो पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी होगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है कि स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ एंड टीम वर्क, यानी कि जो खेल हैं ये हमारे व्यक्तिगत विकास और टीम वर्क इस दोनों में योगदान देते हैं। सही बात है। तो राइट ए पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स अबाउट हाउ स्पोर्ट्स हैव इम्पैक्टेड योर लाइफ। तो जो स्पोर्ट्स है इसने आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है और साथ ही आपको एक टाइटल देना है। तो चलो लिखते हैं पैराग्राफ। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप देंगे टाइटल। तो स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ एंड टीम वर्क, खेल व्यक्तिगत विकास और टीम वर्क दोनों में योगदान देते हैं। कैसे, देखना बड़े ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ऑफरिंग न्यूमरस बेनिफिट्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस, खेल में भाग लेने से शारीरिक फिटनेस से परे और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। ऐसा नहीं कि हम खेल खेलते हैं तो केवल इससे हमें फिजिकल बेनिफिट ही होते हैं, नहीं, इसके अलावा और भी खूब बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि एंगेजिंग इन टीम स्पोर्ट्स फोस्टर टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि जब हम खेलों में टीम वर्क मैनेजमेंट करते हैं तो इससे जो है ना टीम वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। टीम के साथ में हमारा जो कम्युनिकेशन है और हमारी जो नेतृत्व कौशल है इसको बढ़ावा मिलता है, जिससे कि हमारा व्यक्तिगत विकास भी होता है और भी कई सारे विकास हो जाते हैं। द डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू ट्रेन रेगुलरली इंस्टिल्स अ स्ट्रॉन्ग वर्क ethic and resilience, teaching individuals how to set the achieve goals, यानी कि नियमित रूप से जब हम अपनी टीम के साथ में प्रशिक्षण करते हैं तो इसके लिए एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन को कैसे पालन करना है ये होना जरूरी है, और व्यक्तियों का जो खिलाड़ी होते हैं इनके लक्ष्य निर्धारित करने तक इसे प्राप्त किया जाए ये सिखाना ये जरूरी होता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है। फर्दरमोर, इसके अलावा स्पोर्ट्स प्रोवाइड एन एक्सीलेंट आउटलेट फॉर स्ट्रेस रिलीफ एंड प्रमोट मेंटल वेलबींग, इसके अलावा खेल जो है वो तनाव से राहत के लिए हमें एक आउटलेट भी प्रदान करता है, ठीक है, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। डेवलपिंग स्पोर्ट्समैनशिप इनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर अदर्स वेदर विनिंग और लूजर, यानी कि खेल भावना विकसित करने से हमारे अंदर दूसरों के प्रति सम्मान बढ़ता है। फिर चाहे जीत हो आपकी खेल में या हार हो, लेकिन हमारे प्रति लोगों का सम्मान बढ़ता है। जैसे आप अभी कोई हॉकी, कोई फुटबॉल या फिर कुछ भी खेलते हैं तो बाकी के जो लोग हैं ना वो आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, फिर चाहे आप हारो या जीतो, ठीक है। ओवरऑल कुल मिलाकर कहा जाए, द लाइफ लेसन्स लर्न थ्रू स्पोर्ट्स contribute to a well-rounded character and prepare individual for challenges in various aspects of life। कुल मिला के हम कहें तो खेलों के माध्यम से हम जीवन के कुछ सबक को सीखते हैं जो हमें अच्छी तरीके से एक अच्छा चरित्र बनाने में मदद करते हैं और जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों से, चुनौतियों से लड़ने को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने आपको और भी क्वेश्चन करवा रखे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक मैंने आपको करवा रखा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द एनवायरनमेंट। तो जलवायु परिवर्तन का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है ये भी आपको करवाया हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको करवाया है एक और टॉपिक कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी ईटिंग, अच्छा खाने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये भी आपको करवाया हुआ है। इसके अलावा एक और टॉपिक करवाया है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये वो सारे टॉपिक हैं जो ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूं, तो आप सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करके जरूर से जाना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन 100 to 120 वर्ड्स 5 मार्क्स में। तो यहाँ पे पहले वाले में हमें कंप्लीट करनी है एक स्टोरी और हमें उसका एक टाइटल भी देना है। अब स्टोरी की शुरुआत के लिए, बिगिनिंग के लिए हमें कुछ लाइनें दी गई हैं। क्या लाइनें दी गई हैं? इन ए वर्ल्ड फील्ड विद टेक्नोलॉजी, तकनीक से भरी, प्रौद्योगिकी से भरी इस दुनिया में, आई बिल्ट अ रोबोट टू हेल्प विद चोर्स, मैंने कामकाज की मदद के लिए एक रोबोट को बनाया है। टू माई सरप्राइज, मुझे आश्चर्य हुआ, इट टर्न्ड आउट टू बी मोर देन जस्ट अ मशीन, अब वो एक रोबोट नहीं, वो उससे कुछ कहीं बढ़ के बन चुका था। बिकॉज
इट हैड फीलिंग्स, जैसे एक मानव में फीलिंग होती है वैसी फीलिंग्स इसमें आ रही थी। तो आपको इसी को यूज करते आपको एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो आओ बच्चों स्टोरी लिखते हैं। तो स्टोरी का मैंने टॉपिक दिया है बच्चों दी फ्रेंडली रोबोट, क्योंकि रोबोट बनाया गया है तो इसी को हमने बोल दिया। अब देखिए, इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में, आ साइंटिस्ट नाम डॉक्टर ली, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर ली, या फिर कह लीजिए यहाँ पे आई भी बोल सकते हो आप, यानी कि मैंने आई बिल्ड अ रोबोट नेम्ड R1, मैंने एक रोबोट बनाया जिसका नाम था R1। अनलाइक ऑर्डिनरी रोबोट्स, R1 वाज प्रोग्राम्ड टू बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। साधारण तौर पे ये साधारण जो रोबोट थे उनसे अलग था, क्योंकि R1 जो है ना, इसको इसलिए प्रोग्राम किया गया था ताकि ये लोगों के साथ में फ्रेंडली रहे और ये उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। वन डे, लेकिन एक दिन, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब तूफान आया, R1 नोटिस एन एल्डरली वुमेन स्ट्रगलिंग विद हर ग्रोसरीज, उसने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत जो है वो अपनी ग्रोसरी के साथ में स्ट्रगल, यानी कि उसको ले रखी है और उससे परेशानी हो रही है। दी रोबोट रश्ड टू हेल्प हर, और रोबोट एकदम भाग के गया उसके पास, कैरिंग द बैग्स एंड चैटिंग टू ब्रिटेन हर डे, उसने उसके जो बैग थे उसको उठाया और क्या नाम है उससे बातें करने लगा, ठीक है। The townspeople were amazed by R1's kindness and began asking for help. शहर के लोग R1 की दयालुता से चकित हो गए और मदद मांगने लगे उससे, ठीक है। R1 helped with chores, R1 ने सभी को उनके काम में मदद की। Taught kids about science, बच्चों की साइंस में मदद की। And even organized community events, अब वो बहुत सारी कम्युनिटी इवेंट्स भी करने लगा। Soon, और बहुत ही जल्द, R1 become ए beloved member of town, वो हमारे कस्बे का सबसे प्यारा मेंबर बन गया। शोइंग दैट टेक्नोलॉजी कुड ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड मेक डिफरेंस, और इस रोबोट ने ये साबित कर दिया कि लोगों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपस में जोड़ सकते हैं, ये बताया इसने, ठीक है। तो द फ्रेंडली रोबोट बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे और करवा रखा है, जैसे कि एक टॉपिक करवाया मैंने आपको द सीक्रेट गार्डन, ठीक है, सुबह नहीं कल करवाया था द सीक्रेट गार्डन इसके बारे में, ठीक है। और एक टॉपिक आपको मैंने करवाया हुआ है, जस्ट फिर वेट अ मोमेंट, देखो एक टॉपिक करवाया है, हाँ कहाँ गया, ये रहा, द स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैंने आपको पेपर नंबर 3 में करवाया है, द स्कूल प्रोजेक्ट। और उसके अलावा ये एक और है आपका द रेनी डे एडवेंचर, बारिश के दिन का एडवेंचर, ये भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 के दूसरे वाले पार्ट की। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है बच्चों, डायरी एंट्री। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यू आर कृष्णा और रुखसार, आपका नाम कृष्णा है, लड़की है तो आपका नाम रुखसार है, ठीक है। राइट ए डायरी एंट्री योर फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेशन यू अटेंड लास्ट वीक, आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, किसके बारे में, आपने अपने जो दोस्त है उसके जन्मदिन के समारोह के बारे में, ठीक है, लास्ट वीकेंड। डिस्क्राइब दी पार्टी एटमॉस्फेयर, आपको डायरी एंट्री में क्या बेसिकली डिस्क्राइब करना है, पार्टी का वातावरण कैसा था, एक्टिविटीज आपने कौन कौन सी की थी, ठीक है, एंड आपने क्या क्या गिफ्ट किया था अपने दोस्त को, हाउ डिड योर फ्रेंड रिएक्ट, और उस गिफ्ट पे आपके दोस्त का रिएक्शन क्या था, एंड एक ऐसी चीज बतानी है आपको इस डायरी एंट्री में जिससे आपको लगे कि ये बर्थडे हर बर्थडे से अलग एक मेमोरेबल था, कैसे था ये बताना है, ठीक है। हिंट्स दिए गए हैं आपको, अटेंडेड बर्थडे पार्टी, डेकोरेशन एंड केक, फन गेम्स, चेस्ट मूवमेंट्स एंड गिफ्ट गिविंग, ठीक है। तो ये आपको जो हिंट्स हैं वो दिए गए हैं। तो आओ बच्चों लिखते हैं। देखिए डायरी एंट्री के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम उसको एक टॉपिक करें। तो टॉपिक क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग अ फ्रेंड्स बर्थडे। तो टॉपिक क्या हो गया, टॉपिक हो गया एक मित्र के जन्मदिन को मनाना, ठीक है। तो डेट है आज सितंबर 30 2024, वैसे तो 1 अक्टूबर हो चुकी है लेकिन ये कल पेपर बना रहा था ना मैं, तो ये उसी वही डेट है। यहाँ पे आ जाएगा डियर डायरी, मेरी प्यारी डायरी, टुडे आज आई अटेंड माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी एंड इट वाज सच अ जॉयफुल सेलिब्रेशन। आज मैंने अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में गया था और यह बहुत ही आनंदमय उत्सव रहा। द डेकोरेशंस वर कलरफुल, वहां पे बहुत ही रंगीन सजावट थी, एंड द केक लुक्ड डिलीशियस, केक देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। एज एवरीवन अराइव्ड वी गैदर्ड टू सिंग
हैप्पी बर्थडे टू यू। जब सब लोग आ चुके थे तब हमने ग्रीट किया उसको, ठीक है, यानी कि या फिर सिंग किया गाने की तरीके से। बर्थडे में बोलते नहीं है हैप्पी बर्थडे टू यू, इस प्रकार से। एंड कुड सी द हैप्पीनेस ऑन माई फ्रेंड्स फेस, जब हम ये कह रहे थे तो मुझे मेरे दोस्त के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी नजर आ रही थी। वी प्लेड फन गेम्स, हमने कुछ फन गेम्स खेले। एंड कीप्ड अस ऑल एंटरटेन्ड, और हमने एक दूसरे को बहुत ही हंसाया, ठीक है, एंटरटेन किया एक दूसरे को। फ्रॉम शेयर्स आर ट्रेजर हंट, एक दूसरे को हमने जो है क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद गिविंग माई फ्रेंड आ थॉटफुल गिफ्ट ब्राउट मी जॉय, मैंने अपने दोस्त को एक ऐसा गिफ्ट किया जिससे मुझे भी खुशी और उसे भी। नोइंग इट वुड मेक हर स्माइल, और जब उसे पता चला कि इसमें क्या है तो वो बहुत उसको स्माइल आई उसके चेहरे पे। शेयरिंग लाफ्टर आ क्रिएटिंग चीयर्स मोमेंट विद फ्रेंड्स मेड द डे अनफॉरगेटेबल, जब हम सब मिले हमने एक दूसरे के साथ स्टोरी शेयर की, केक वगैरह खाया और कुछ मोमेंट्स को शेयर किया, तो ये एक ऐसा मोमेंट था जो कि अनफॉरगेटेबल था। आई ग्रेटफुल टू हैव सच वंडरफुल फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट सेलिब्रेशन, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे दोस्त हैं और मैं अगले सेलिब्रेशन के लिए वेट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड करेंगे विद लव कृष्णा और रुखसार, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डायरी एंट्री। और एक आधा मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ डायरी एंट्री का। एक डायरी एंट्री आपके अभी वर्तमान के टॉपिक के संबंध में आ सकती है पेपर में, सेलिब्रेटिंग दिवाली के ऊपर, ठीक है। तो सेलिब्रेट कैसे की हमने दिवाली, कैसे डेकोरेशन थी, क्या मिठाइयाँ वगैरह बनाई, सब आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक और है अ विजिट टू ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो हमारे दादा दादी है इनके घर पे हम गए, ठीक है। तो वहाँ के बारे में आपने क्या क्या किया, क्या देखा, क्या मजे लिए, वो आपको बताने हैं, है ना। तो ये सब कुछ पहले से आपको मैंने बताया हुआ है। ओके बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करना है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू रिपोर्टेड स्पीच। क्वेश्चन 5 बच्चों 3 तरीके का आएगा, ठीक है, 3 में से कोई भी एक। ज्यादातर जो है ना पेपर में आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है यही आती है। दूसरे नंबर पे आपके जो डिटर्मिनर्स होते हैं, कितने, ए एन दी सम, ये 4 जो होते हैं ये आते हैं। और हो सकता है तो टेंस में चेंज करने के लिए भी आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज में चेंज करने के लिए। तो हमने रिपोर्टेड स्पीच की अच्छे से प्रैक्टिस की है, डिटर्मिनर्स भी की है और टेंस की भी। अब एक बार इस वीडियो में आपको मैं रिपोर्टेड स्पीच और डिटर्मिनर्स दोनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलो रिपोर्टेड स्पीच का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दे सेड वी विल गो टू स्कूल, ये एकदम रियल है। उन्होंने कहा कि हम स्कूल जाएंगे, तो अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, दे सेड दे वुड गो टू स्कूल, उन्होंने कहा कि वे स्कूल जाएंगे, तो सी वाला। सेकंड, शी सेड आई नीड हेल्प, उसने कहा मुझे मदद चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, शी सेड शी नीडेड हेल्प, उसने कहा कि उसे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक। उसके बाद दे सेड वी आर हैप्पी टुडे, दैट मीन्स उन्होंने कहा आज हम बहुत खुश हैं, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे दे सेड दे वर हैप्पी टुडे, वे उन्होंने कहा कि वे आज खुश हैं। एंड द लास्ट, सी सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि इसको कैसे चेंज करना है, तो शी सेड सी वाज लर्निंग इंग्लिश, उन्होंने कहा कि आज अंग्रेजी वह सीख रही हैं, या फिर सीख रही थी, बेसिकली वाज है ना तो सीख रही थी। ओके, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब आपको मैं कुछ डिटर्मिनर्स के यूज करना सिखा देता हूं, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन 5 में, आपको जो खाली स्थान है इसमें एक डिटर्मिनर्स आएगा, कोई 3 करने 4 में से। तो डिटर्मिनर्स में सबसे पहले आपको ए का यूज पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको एन का यूज आना चाहिए, और फिर आपको दा का यूज पता होना चाहिए, एंड द लास्ट आपका जो चौथा डिटर्मिनर्स है सम, इसका यूज होना चाहिए, ठीक है। तो एन का यूज याद रखना सेंटेंस में, फिलिंग ब्लैंक्स में, जब भी ये शुरुआत का जो वर्ड है ना वोवल हो, यानी कि ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड यहाँ पे आता है तो हमेशा याद रखना एन आएगा, ठीक है। दा का उपयोग हम किसी स्पेशल प्लेस के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए, या किसी हिस्टोरिकल प्लेस, किसी पद के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। सम जब किसी प्रकार की कोई काउंटिंग हो तब उपयोग करते हैं,
और ए का मतलब हो जाता है कि कोई एक वस्तु। अब कैसे यूज करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ही इज लुकिंग जॉब इन सिटी, तो जॉब एक ही होती है, तो क्या बोलेंगे ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन द सिटी, तो आपका सी वाला कंप्लीट है। सेकंड, सी वांट्स टू बाय न्यू ड्रेस फॉर पार्टी। अब देखिए यहाँ पे एन आएगा ना, क्योंकि ए ई आई ओ यू है, तो यहाँ पे शी वांट्स टू बाय एन, क्या आएगा एन न्यू ड्रेस फॉर पार्टी, वो पार्टी के लिए एक नई ड्रेस को खरीदना चाहती थी। अब अगला क्वेश्चन, दे विजिटेड द हिस्टोरिकल साइट ड्यूरिंग द वेकेशन, ड्यूरिंग देयर वेकेशन, तो वो छुट्टियों में एक हिस्टोरिकल साइट पे गए थे। अब हिस्टोरिकल साइट एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों दी, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ में कि देयर आर डैश फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन, गार्डन में कुछ फ्लावर्स जो थे वो खिल रहे थे। अब फ्लावर्स एक काउंटिंग में आ गई, ठीक है, लेकिन कंप्लीट काउंटिंग नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे सम फ्लावर्स या फिर मोर फ्लावर, तो मोर डिटर्मिनेंट है नहीं, या तो यहाँ पे सम आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी क्वेश्चन होता है। ओके बच्चों, तो आपको मैंने डिटर्मिनेंट्स भी सिखा दिए कैसे आपको यूज करने हैं। अब बात आती है बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 में हमें एक पैराग्राफ दिया गया है फिलिंग ब्लैंक से, बेसिकली जो इसमें हमें इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करते हुए। तो क्या लिखा है पहले ये देखो, लिखा हुआ है दिस मॉर्निंग, यानी कि इस सुबह रमेश गया कहाँ, जिम, अपने वर्कआउट के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने वहाँ पे वेट उठाया एंड उसने वहाँ पे जो है वो थोड़ी रनिंग वगैरह की, जो ट्रेडमिल होती है उस पर, और एक्सरसाइज के बाद में उसने जो है कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह जो था ये बनाया, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या आएगा, कहाँ कहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस मॉर्निंग, यानी कि प्रेजेंट में बात हो रही है, किस में बात हो रही है, प्रेजेंट में। दिस मॉर्निंग रमेश वेंट, ठीक है, नहीं प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि आज सुबह सुबह, यानी कि सुबह जो गुजर चुकी है उसकी बात हो रही है। तो दिस मॉर्निंग रमेश वेंट, ठीक है, रमेश वेंट टू द जिम फॉर हिज वर्कआउट, आज की सुबह रमेश अपने वर्कआउट के लिए जिम गया था। एंड ही लिफ्टेड, ठीक है, ही लिफ्टेड वेट एंड देन ही रैन ऑन ट्रेडमिल, पहले उसने वेट उठाया, फिर उसने जो है क्या नाम है, ट्रेडमिल पे थोड़ी सी दौड़ लगाई एक प्रकार से, ठीक है, होता नहीं है वो मशीन जैसी, उसी पे। फिर आफ्टर एक्सरसाइजिंग ही मेड, क्या किया उसने, ही मेड अ स्मूदी फॉर ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट के लिए स्मूदी बनाई। तो यहाँ पे देखो आपका पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर देख लो, यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी, इस प्रकार से। ओके बच्चों, चलो एक अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको जो है ना एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि एडिटेड नहीं है। इस पैराग्राफ के हर एक लाइन में एक एरर है, तो आपको उस एरर को आइडेंटिफाई करना है और उसके जगह कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा वो आपको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए, महात्मा गांधी वाज ए लीडर फ्रॉम नॉन वायलेंस। अब देखिए क्वेश्चन गलत है, कैसे गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले नेता थे, ठीक है, लेकिन फ्रॉम का मतलब होता है के लिए, ठीक है, तो फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे, नॉन वायलेंस के पहले फ्रॉम की जगह आएगा ऑफ। तो करेक्ट वर्ड आपको इनकरेक्ट पता चला कि फ्रॉम है और करेक्ट पता चला ऑफ है। तो अब इसमें देखो, तो महात्मा गांधी बिलीव्ड फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, तो महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और न्याय में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पे जो है ना, जब हम किसी चीज के अंदर विश्वास रखने की बात करते हैं तो फोर नहीं आएगा, फोर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे इन आएगा, क्योंकि हम किसी के अंदर विश्वास रखने की बात कर रहे हैं, हम सत्य में और न्याय में विश्वास रखते हैं, तो जब में आएगा तो इन आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गांधी लीड इंडियाज फाइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे देखो फाइट फ्रॉम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम की जगह टू आएगा, ठीक है। तो गांधी जी ने इंडिया को लीड किया था स्वतंत्रता की आजादी के लिए, ठीक है। उसके बाद हिज मेथड्स
इंस्पायर मैनी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट्स, तो उनके मेथड्स ने पूरी दुनिया को बहुत सारे मूवमेंट्स के लिए इंस्पायर किया। लेकिन बात हो रही है पास्ट में, तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो इंस्पायर की जगह इंस्पायर्ड आ जाएगा। ओके, ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू पीस, उन्होंने अपनी लाइफ को शांति के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, टू की जगह यहाँ पे फोर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि के लिए हम बात कर रहे हैं, शांति के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया, है ना, तो इसलिए। तो देख लो यहाँ पे इनकरेक्ट पहले में फोर है, इन आएगा, दूसरे में फ्रॉम है, यहाँ पे फोर आएगा, तीसरे में इंस्पायर है, यहाँ पे इंस्पायर्ड आएगा, चौथे में टू है, यहाँ पे फोर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया। इसके अलावा मैंने आपको और भी बहुत सारे फिलिंग ब्लैंक्स वगैरह करवा रखे हैं, जैसे कि देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था अमित के बारे में, और इसके भी फिलिंग ब्लैंक्स करवा रखे हैं। इनकरेक्ट और करेक्ट आपको करवा रखे पिछली वीडियो में, ठीक है, और भी करेक्ट और इनकरेक्ट करवा रखे, जैसे महाराणा प्रताप जी के बारे में था, है ना। तो ये चीजें हैं। अब इससे अगली जो वीडियो होगी बच्चों, उसमें आपको मैं समझाऊंगा सेक्शन नंबर सी, यानी कि लिटरेचर, जो कि वो आपका 40 मार्क्स का आएगा। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है कल, यानी कि 27 तारीख को, इसके लिए जो 5वां हमारा सैंपल पेपर है, इसको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हमने आपका सेक्शन 20 समझा, राइटिंग की स्किल और ग्रामर का। अब सुनो, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, ठीक है, यानी कि पार्ट 2 की वीडियो, इसके अंदर हम आपको सेक्शन सी लिटरेचर समझाएंगे 40 मार्क्स का। जी हाँ बच्चों, और ये जो 40 मार्क्स का लिटरेचर होगा ना, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे बच्चों, पिछले 10 साल के मोस्ट ऑफ द 10 इयर्स PYQs, जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सके। ठीक है, तो पार्ट 2 की वीडियो आपके लिए इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो सारे प्यारे बच्चे उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, इवन 9th क्लास के आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए हम सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट यहाँ पे दे देंगे, तो आप उसको चेकआउट करके ऑल सब्जेक्ट को देख लेना। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, यहां तक बने हो ना और वीडियो देख ली है, यानी कि अच्छी लगी है ना, तो आप बच्चों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो और इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। बाकी कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना है सैंपल पेपर के बारे में, कैसी तैयारी हुई है, प्रिपरेशन कैसे हुई है, जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में इसी पेपर के पार्ट 2 की वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगेन आप सभी को 9वीं क्लास के आपके इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।